जिस दिन हम एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं उस दिन हमें पता चल जाता है कि एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। देखो, ये आपके जीवन का कोई पहला फेलियर तो नहीं होगा। क्या आप खुद उसका रीजन थे? क्या एग्जाम का लेवल उसका रीजन था? क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट उसका रीजन था? क्या आपके माँ बाप आपके रीजन थे? क्या आपके दोस्त थे? या फिर क्या छोड़ दो, लेकिन जहां मेहनत है वहां लक अपने आप आ जाता है। ये चीज आप मान लो। लेकिन जिन बच्चों ने ईमानदारी से मेहनत ही नहीं की उनको रिग्रेट करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। भाई, तूने मेहनत ही नहीं की। अगर मेहनत करता एग्जाम तेरा निकलता, 100% निकलता। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फंडा। सीएपीएफएससी 2025 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और जिन भी बच्चों का एग्जाम क्लियर हुआ है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे की स्टेजेस की बहुत अच्छे से तैयारी करिए। स्टडी फंडा भी आपके साथ रहेगा। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं उन बच्चों के बारे में जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। ये चीज आप सबको पता होगी कि आपका एग्जाम कैसा हुआ था। जिस दिन हम एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं उस दिन हमें पता चल जाता है कि एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। 1% हम लोग हमेशा उसमें रहते हैं कि यार अगर कट ऑफ इतना कम चला गया, ज़्यादा चला गया, जो भी है। लेकिन हम सबको वो कॉन्फिडेंस एग्जाम में बैठने पर ही आ जाता है कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है या नहीं होता। जिन बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, देखो, ये आपके जीवन का कोई पहला फेलियर तो नहीं होगा। इससे पहले बहुत बार आपने एक्सपेक्टेशंस की होंगी, बहुत बार तैयारी की होगी कि किसी भी एग्जाम की। इससे पहले कहीं पे भी आपने जो भी एग्जाम दिया होगा, बहुत बार आप फेल भी हो गए हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आपको परेशान नहीं होना है। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि आपकी परेशानी से आपका कोई हल नहीं होने वाला है। आज आप परेशान हो जाओगे, क्या कल कोई एग्जाम निकल जाएगा उस परेशानी से? मैं आपके साथ ये चीज़ डिस्कस करने आया हूँ कि आपका सच में एग्जाम क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे रीज़न क्या था। क्या आप खुद उसका रीज़न थे? क्या एग्जाम का लेवल उसका रीज़न था? क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट उसका रीज़न था? क्या आपके माँ बाप आपके रीज़न थे? क्या आपके दोस्त थे? या फिर क्या ऐसा रीज़न था कि जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ? देखो, किसी भी चीज़ का ना एनालिसिस करना, डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आप बैठ के सैड हो जाओगे, रो लोगे, पीछे के सारे आपको फेलियर्स आपको याद आने शुरू हो जाएंगे कि यार ये वाला एग्जाम दिया था, ये भी क्वालिफाई नहीं हुआ, ये वाला दिया था, ये भी क्वालिफाई नहीं हुआ। क्या करूं, मेरा क्या होगा ज़िंदगी में? मेरा लास्ट अटैम्प्ट था, मेरे ओवर एज हो गया, मैं इतना बड़ा होते जा रहा हूँ, इतने 25 साल का हो गया, 24 साल का हूँ, अभी तक कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। हर चीज़ के पीछे ना एक रीज़न होता है, किसी भी चीज़ के लिए। सबसे पहले तो जो चीज़ होती है ना अच्छे के लिए होती है। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो। अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ उसके पीछे अच्छाई होगी जो आपको आगे जाके मिलेगी। और ये बिल्कुल सच बात है, प्रैक्टिकल बात है। आप आगे जाके ना कभी ये रिग्रेट नहीं करोगे कि यार मेरा अगर सीए क्वालिफाई हो जाता तो मैं ये कर लेता। लेकिन अगर आपने अभी सही कदम नहीं उठाया, आपने सही अपने आप को प्रॉपर मॉनिटर नहीं किया, तो फिर हर एग्जाम आपका एक रिग्रेट बनता जाएगा। और तब आपकी एज पहुंचेगी ना 28 के आसपास, 28, 29, 27, 26, तब आपको लगेगा कि यार जिंदगी में कुछ नहीं किया। अगर मैं ये कर लेता तो शायद मैं ये चीज़ कर पाता। और एक चीज़ आपको सच्चाई बता रहा हूँ, हर बच्चे को ये चीज़ पता है कि उसने कहाँ गलती की है। हर बच्चे को। अगर मैं आप सबको अभी बोलूँ कि कॉपी पेन लेके बैठो और अपनी गलतियां लिखो कि आपका ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, आप फटाक से लिख देंगे कि ये गलती थी, फटाक से, मेरे हिसाब से। या फिर बिल्कुल जो सच्चाई है, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करने आप सभी के साथ यहाँ आया हूँ। पहला एक रीज़न हो सकता है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। कुछ रीजंस हैं, वो मैं यहाँ पे आप सबके सामने डिस्कस करूंगा। पहला रीज़न है कि आपने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया। सिलेबस कंप्लीट नहीं किया आपने। भाई सर, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, मैं तो जाके उठ के दे आया। इस केस में मतलब ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पहली बार एग्जाम दिया होगा, फिर नॉन सीरियस स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो आप इस एग्जाम का प्रॉपर तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर लो। कोई भी फाउंडेशन बैच, एनसीईआरटीज उठा के सेल्फ स्टडी करके या किसी भी इंस्टीट्यूट को चूज करके प्रॉपर इसकी तैयारी करो। देखो, ये वो एग्जाम नहीं है कि जो आप 1 महीने में, 2 महीने में, 2 रात में पढ़ के निकाल दोगे। नहीं, इसके लिए आपको प्रॉपर डेडिकेट होकर के पूरा जीएस पढ़ना पड़ेगा। प्रॉपर आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके आपका एग्जाम निकलेगा। इसके पीछे भी आपको एक एग्जाम्पल दूंगा मैं अभी। ये अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। सेकंड रीजन है कि सर सिलेबस तो मेरा कंप्लीट था बट आधा अधूरा कंप्लीट था, कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी नहीं थी। कभी उठ लिया, क्लास अटेंड कर ली, यूट्यूब पे कोई मैराथन देख ली, किसी का मैंने कोर्स परचेज कर लिया, उसको कभी मन किया तो देख लिया, किसी बिना किसी शेड्यूल के ना मैंने उसमें कुछ प्रैक्टिस की, जस्ट आधा अधूरा ज्ञान था मेरे को, तो मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। अगर ऐसे केस में भी आप हैं तब भी आपको प्रॉपर एक बार तैयारी करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल दूंगा, याद रखना, मैं जो एग्जाम्पल देने वाला हूँ ना लास्ट में, ये आपको कहेगा कि हाँ यार आप सही कह रहे हो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो, और अगर आपने आधा अधूरा सिलेबस अभी तक पढ़ा है तो
पहले तो सब कुछ भूल जाओ, किसी भी एग्जाम जो भी आप आने देने वाले हो सब भूल जाओ, प्रॉपर बैठ के 6 महीने 7 महीने लगा के जीएस को कंप्लीट करो। क्योंकि आप लोगों ने ये चीज तो ऑब्जर्व की होगी, चाहे कोई भी एग्जाम दे लो, आपको जीएस तो मैंडेटरी है, जीएस तो कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। चाहे सीएससी जाने दे, सीएससी दे आओ, चाहे सीडीएस दे आओ, चाहे स्टेट पीसीएस दे लो, चाहे सीएपीएफ दे लो, कोई भी एग्जाम हो, जीएस इज 101% नेसेसरी। आपको वो चीज करनी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई भी आपका अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन अगर आपने एक बार जीएस कर ली, आप जाके किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, एग्जाम निकल जाएगा। जो भी थोड़ी सी मेहनत उसके बाद लगेगी, प्रैक्टिस लगेगी, स्टेट पीसीएस का है तो स्टेट की थोड़ी सी जीएस वहाँ की भी लगेगी, लेकिन आपका एक फाउंडेशन हमेशा तैयार हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, मेरा बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, सब कुछ छोड़ दो, 6 महीने बैठ के, जिसका सिलेबस नहीं है या फिर जिसने प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं की है, मतलब कंप्लीट नहीं किया है सिलेबस, जाके एक बार सिलेबस को कंप्लीट करो। और सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है लेक्चर्स देख लिया, किताब के पन्ने पलट लिए तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये है, आपके दिमाग में हर चीज़ वो होनी चाहिए कि हाँ हमें ये करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आ गया, इसके बाद अगर मैं इसको सिर्फ भूल सकता हूँ, लेकिन जो मैंने समझना था वो मैंने समझ लिया, रिवीजन करने से बार बार वो मेरे मेमोरी में फिट हो जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मेरे को समझ आ गया। इस तरीके से आपको सिलेबस कवर करना है। उसके आगे के रीजंस, ये 2 रीजंस है, तो देखो इसके आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरा एग्जाम नहीं हुआ। तो अगर ये 2 रीज़न है तो परेशान मत हो, भाई आपने पढ़ाई नहीं की, सिलेबस ही नहीं कंप्लीट किया तो कैसे एग्जाम होगा। अब मैं आता हूँ मेन रीजंस पे, और देखना जो भी मैं बात कर रहा हूँ ना, अभी जो भी अभी मैं बात कर रहा हूँ, आपको खुद फील होगा कि हाँ सही कह रहे हैं। देखो आपने सिलेबस, मैं मान लेता हूँ उन बच्चों की बात करते हैं जिनका सिलेबस पूरा प्रॉपर कंप्लीट हुआ है, जिसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, जो भी क्लासेस थी देख ली, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस नहीं की, एग्जाम में गए, समय पे पेपर कंप्लीट नहीं कर पाया, पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाए, कॉन्सेप्ट तो क्लियर था बट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी हमारे पास नहीं थी। अटेम्प्ट करने की मतलब समझो, आपको एक लाइन एनसीईआरटी की आपने पढ़ ली बहुत अच्छे से, लेकिन यूपीएससी ने उसी एनसीईआरटी की लाइन को ऐसा घुमा के पूछ लिया कि आप जब क्वेश्चन करने बैठे आप समझ नहीं पाए कि वो कौन सी लाइन को पूछ रहा है। आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी भी एक चीज होती है। देखो हमेशा यूपीएससी एनसीईआरटी से ही लगभग पेपर बनाता है, और उसी में बच्चे फेल हो जाते हैं। किताब तो सबके पास है ना एनसीईआरटी, अगर हर बच्चा उस किताब को बहुत अच्छे से कर लेगा, क्या उसका एग्जाम निकल जाएगा? नहीं। लेकिन जब तक उस एग्जाम को करना है तो किताब को भी करना पड़ेगा, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, उसकी रणनीति, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच करना है, पूरा 360 किसी कॉन्सेप्ट को कैसे देखना है, ये चीज आपको प्रैक्टिस सिखाता है। जितने ज्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा क्लियरिटी आपकी होती रहेगी। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं हमारा एग्जाम नहीं हुआ, तो एक बार पीछे जाके देखो, क्या आपने प्रॉपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी? एक बार खुद से सवाल पूछो, क्या आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी? अगर आपका जवाब है नहीं, आपको एक कमी पता चल गई अपनी कि मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं की। और इसमें भी ऑनेस्टी ना बहुत डिपेंड करती है। तो लेके बैठ गया फटाफट टिक मार दिए, एक टेस्ट कंप्लीट कर लिया, भूल गए उस टेस्ट को, ये प्रैक्टिस नहीं होती है। प्रैक्टिस वो होती है, एक टेस्ट लिया आपने, 50 क्वेश्चन का आपका टेस्ट है, 50 के 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, या फिर जितनी भी अटेम्प्ट के, अटेम्प्ट करने के बाद उसके सोल्यूशन देखा और हर क्वेश्चन को डिटेल्ड तरीके से पढ़ा, वो आपकी प्रैक्टिस है। और ये प्रैक्टिस कब होती है? जब आपका कंप्लीट सिलेबस आपके तैयार होता है कि हाँ यार मैंने 6 महीने लगा के ये कंप्लीट सिलेबस तैयार हो गया है। और जो भी अभी सीएपीएफएसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन सभी के लिए मेरा यही सजेशन है, अभी बैठ के सिलेबस कंप्लीट कर लो जनवरी फरवरी तक मैक्सिमम। उसके बाद आपका सिर्फ काम ये है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। और जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उन पे भी मेरा यही रहता है, सिलेबस कंप्लीट करो जनवरी फरवरी तक मैक्सिमम, उसके बाद तुम्हारा काम है प्रैक्टिस। इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा तुम लोगों को कि हर क्वेश्चन तुमको पता रहेगा कि हाँ ये तो आपने उस टेस्ट में पूछा था। एक रीजन ये है सबसे बड़ा, लैक ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, जो यूपीएससी में बच्चों ने फेस की। और जो बच्चे ये रीजन देंगे कि एग्जाम टफ आ गया था, एग्जाम बहुत ऐसा आ गया था, ऐसी बात नहीं है। मैं बताऊंगा उसका रीजन भी, आपको भी देता हूँ। आपको एक रीजन आपको समझ आया कि ये रीजन आपका हो सकता था। एक रीजन ये भी हो सकता है, सर हमने प्रैक्टिस भी करी, हमने सिलेबस भी कंप्लीट किया, बट हमको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, प्रॉपर वो स्ट्रेटेजी नहीं मिली कि यार हम क्या इस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, इस तरीके से चीजों को पढ़ते, इस तरीके से ये चीजें कवर करते, तो हमारा निकल जाता, जिसको हम बोलेंगे लैक ऑफ गाइडेंस। अगर आपके पास एक सही मेंटर नहीं है तो भी आप शायद उस एग्जाम तक नहीं पहुंच पाए। सही गाइडेंस या फिर मेंटोर का मतलब आपके साथ ऑनेस्टली वो चीज करे। एक चीज बताता हूँ, संकल्प टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स ऑफलाइन ऑनलाइन, ऑफलाइन के सबसे ज्यादा, ऑनलाइन में भी हमारे साथ बच्चे कनेक्टेड हैं। ऑफलाइन में ना जब हम एग्जाम कंडक्ट करवाते थे, उनको गाइड करते थे, बताते थे, हमको डे 1 से पता था कि यार इस बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है, इस बच्चे का एग्जाम निकलने वाला है, और उन सब बच्चों का एग्जाम निकला है। एक दो लोगों को छोड़ के जिनसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि यार इस स्टूडेंट का तो एग्जाम निकलेगा,
उनका निकला है रिटन एग्जाम। और ये किसी टीचर को या फिर जो आपको गाइड कर रहा है उसको पहले से ही पता है कि ये बच्चा किस अप्रोच के साथ पढ़ रहा है, इसका क्या माइंडसेट है, और उन बच्चों का एग्जाम निकलता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी अप्रोच लगाते हैं, नहीं सर हम ऐसे करेंगे, नहीं मैम हमको ऐसे आ रहा है, ये चीज ऐसे आ रही है, उनका नहीं निकला। और ये सच्चाई कह रहा हूँ। और उसमें पता क्या गलती किसकी आती है? गलती हमारी आती है कि आपने ये चीज नहीं बताई। अरे हम बताते सबको एक समान है, लेकिन उसको फॉलो करते सिर्फ बहुत कम लोग हैं। क्लास में बैठ के 50 बच्चे हर जगह पढ़ते हैं, क्या 50 के 50 का सिलेक्शन होता है? नहीं। सिलेक्शन उसी का होता है, एग्जाम उसी का निकलता है जो उन चीजों को कंसिस्टेंटली प्रॉपर तरीके से फॉलो करता है। और ऐसा नहीं है कि आपने वो फॉलो कर ली और आपने मतलब अगर आप प्रॉपर तरीके से कंसिस्टेंट हो गए डे 1 से लेकर के डे 365 तक, अगर आप प्रॉपर एक कंसिस्टेंट होकर तैयारी करते हो ना, आपका एग्जाम 100% निकलेगा। ये मेरे से आज लिखवा के ले लो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं कह रहा हूं इधर आओ मेरे पास, मैं निकलवा के दूंगा। बट शर्त है आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। जो तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप यहाँ पे एडमिशन ले लोगे, आप पढ़ा दो सर हमारा हो जाएगा, नहीं भाई। जब तक आप खुद से नहीं करोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीज आप गांठ बांध लो। अच्छा एक चीज बताओ, अब आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, थोड़ा सा आपके दिमाग में ये आया कि हमारा एग्जाम किसकी वजह से क्वालिफाई नहीं हुआ? आया? आप अपनी असफलता के खुद जिम्मेदार हैं। कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, ना इंस्टीट्यूट्स लेंगे, ना आपके दोस्त लेंगे, ना आपके माँ बाप लेंगे, ना कोई कुछ नहीं कहेगा कि इस वजह से तेरा एग्जाम नहीं हुआ, हमारी वजह से तेरा एग्जाम नहीं हुआ, हम तेरी दाल रोटी हम चला देंगे। नहीं, हमेशा आप अपनी असफलता के गुनहगार आप हो। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा होता, प्रैक्टिस की होती, तो एग्जाम निकलता। एक लक वाला जो पोर्शन है उसको अलग से छोड़ दो, लेकिन जहां मेहनत है वहां लक अपने आप आ जाता है। भगवान सबको देखता है, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो आपको सफलता मिलेगी। आज नहीं मिली कल जरूर मिलेगी, ये चीज आप मान लो। लेकिन जिन बच्चों ने ईमानदारी से मेहनत ही नहीं की, उनको रिग्रेट करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। भाई तूने मेहनत ही नहीं की, अगर मेहनत करता एग्जाम तेरा निकलता, 100% निकलता। आगे के लिए देखो, मैं आपको ये बताऊंगा, सबको अपने रीजंस पता है, किस तरीके से पढ़ना होता है, किस तरीके से नहीं पढ़ना होता, हर जगह आपको पता चल जाएगा। और हर स्टूडेंट की एक अलग अप्रोच रहती है। तो मैं जो भी आगे 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को लिए बस यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा जो चीज़ें आपको बताई जाती है ना उनको इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है, बताता सब है, बहुत आपको मेरे जैसे बहुत लोग मिल जाएंगे आपको ज्ञान देते हुए कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, एग्जाम निकल जाएगा, और वो ज्ञान भी सही दे रहे हैं। लेकिन क्या वो चीज़ आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हो? मेन चीज़ ये है, इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूशन, जो भी सिमिलर वर्ड्स है। एग्जीक्यूशन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सब चीजें एक लाइन में होंगी ना तब आपका एग्जाम निकलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके, अब कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की होगी, लेकिन वो आपने मेहनत सिर्फ दीवार को आप धक्का लगा रहे हो और दीवार एक जगह पे स्थिर है। आपको इस तरीके से मेहनत करनी है, एक स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी है कि हाँ हम सभी कंपटीशन को छोड़ के आगे निकल जाए, हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें। और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है ना, आप लोग भी ज्यादा खुश मत होना, सिर्फ एक स्टेज क्लियर किया आपने, आगे फिजिकल सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद इंटरव्यू, और सबसे लास्ट में जब इंटरव्यू भी हो जाएगा, फिजिकल भी हो जाएगा, मेडिकल सब हो जाएगा, जब मेरिट आउट हो गए तब पता चलेगा कि सर आपने क्या बोला था कि ये क्वेश्चन इतने अटेम्प्ट करना, इतना मार्क्स आपको अपने रखने हैं। तब आपको उन मार्क्स की कीमत, तब वो पेपर 1 की जो कीमत है आपको पता चलेगी कि कितनी है। जो 26 वाले बच्चे भी याद रखें, पेपर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें जितना मार्क्स तुम खींचोगे उतना आगे मेरिट आउट होने के चांसेस कम होंगे। ये वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य था वो बस यही था कि जिन बच्चों का नहीं हुआ उनकी मैं थोड़ी सी आंखें खोलूं। और ये चीज़ बिल्कुल सच है, कहीं ना कहीं मिस्टेक आपके साथ रही है। और जो भी मिस्टेक आपके साथ रही है, परेशान होके, उदास होके, सैड होके, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो असफल हो गया, इन सब चीज़ों को छोड़ो। बैठ के एनालाइज करो कि यार तेरी दिक्कत कहाँ है, और इस दिक्कत को नेक्स्ट 6 महीने में रिजॉल्व करो। 9-10 महीने के लगभग जुलाई में आपका नेक्स्ट एग्जाम है, उस एग्जाम को निकालो। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी समस्या आती है, मैं कह रहा हूँ कहीं पे भी, चाहे आप हमारे कोर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आपको कोर्स लेना हो, चाहे नहीं लेना हो, कॉन्टैक्ट करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। और मैं आपको एक बार दोबारा से याद दिला देता हूँ, कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, आपको खुद आपकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। समझे? जो भी बच्चे एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, उनका दूसरा अटेम्प्ट था, तीसरा अटेम्प्ट था, किसी भी रीजन से, मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम की सोच रहा हूँ कि जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ और जिन्होंने पहले प्रॉपर तैयारी कर रखी है, सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, उनको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए, गाइडेंस चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो आप लोग एक बार ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो मैं एक मेंटरशिप बैच टाइप की ट्राई करूंगा, जिसमें वही आपको गाइड करेंगे जिन्होंने एग्जाम को क्लियर किया है। और थ्रू आउट द ईयर, मतलब जुलाई तक, जब तक आपका एग्जाम हो गया, प्रॉपर आपको एक रोड मैप बना के देंगे कि इस तरीके से आपको तैयारी करनी है।
और ये चीज़ हम करवाएंगे, इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे, ये चीज़, तो ये सब चीज़ एक बार प्लान करेंगे। ठीक है, तो उदास नहीं होना है, बैठो, एनालाइज करो, देखो कहाँ गलती है और उस गलती को सुधारो। जीवन में जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। ठीक है, कोई परेशान नहीं होना। बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा रहेगा सबका जीवन आगे का। मिलते हैं क्लासेस में फिर कभी, बाय।